और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मिस सानिका दीवान जी, श्री रवि प्रसाद कामत, श्री प्रसन्ना काकुंजे, परिमल शाह, श्री गणेश वेंकट सवालेश्वरकर, मास्टर मुकुल पारस अरोड़ा, मास्टर अवि चतुर्वेदी, मिस शर्मिला घारपुरे, मिस मोना कर्नवाल, श्री संतोष नेगी, मिस शिल्पी वर्मा, श्री पवन आचार्य, श्री देवेश दास, सविता रॉय, श्री अभिषेक कुमार पांडे, श्री दिलीप चौहान, आज ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मन की आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। अमेरिका की तर्ज पर पहला टाउन हॉल कार्यक्रम है, जहां पर 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है। सीधे संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी इनके साथ। अभी तक रेडियो पर वो मन की बात करते आए हैं, अब लोगों के मन की बात जानेंगे, उनके सवाल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के जवाब। एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, जो उनका माइक है वो कॉर्डलेस माइक लगा हुआ है, लोगों से घुल मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। वो सुबह से ही, चाहे वो संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, अभी कुछ देर पहले अरुण जेटली भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, बहुत ही आला मंत्री और बड़े नौकरशाह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, ताकि जो mygov.in एक वेबसाइट 2 साल पहले लॉन्च की गई थी, एक इंटरफेस की तरह, जन भागीदारी की तरह, इसे एक नए आयाम पर पहुंचाना इस पूरे कार्यक्रम का मकसद है। देश में जैसी और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की। माईगव के प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रमुख मिशन और विजन को देशवासी पूरे पैशन से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया कॉन्टेस्ट के विजेताओं को सर्टिफिकेट्स प्रदान करें। कॉन्टेस्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री अनिकेत चौधरी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। इन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। बधाई हो। 1 लाख रुपए का पुरस्कार और सर्टिफिकेट। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कॉन्टेस्ट हुआ था माईगव के ही जरिए। ऑल द बेस्ट। ये चेक 1 लाख रुपए का। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री शशि कुमार कुलकर्णी, पुणे, सर्टिफिकेट और 75,000 रुपए। ये नारा अब जन जन की आवाज बन गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ₹75,000 रुपए। क्या कर रहे हो? तृतीय पुरस्कार प्राप्त होता है श्री तुषार खत्री, नई दिल्ली, सर्टिफिकेट और 50,000 रुपए। तृतीय पुरस्कार हासिल किया है श्री तुषार खत्री ने। भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कॉन्टेस्ट में भी, सुझाव देने में भी। आज माईगव के 2 साल पूरे होने का जश्न हो रहा है। ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन विनर है CS चन्ना, केंद्रीय विद्यालय बैंगलोर। ये कॉन्टेस्ट हुआ था ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भारतीयों पर विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी को, और युवा जो भारतीय हैं उनकी प्रतिभाओं पर बहुत विश्वास, भरोसा। दूसरे विनर हैं ए वैष्णवी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, विजयवाड़ा। होगा।
विनर अनुभव कुमार। ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, एक नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उसकी विवेचना, उसकी परिभाषा इन सभी विनर्स ने दी। रनर अप हैं तौसीफ अहमद। भारत की युवा प्रतिभाएं। रनर अप प्रकाश आर। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। गवर्नेंस क्विज, इसमें प्रथम पुरस्कार हासिल किया है यश भुट्टा ने। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है राकेश दुबुदू ने। गवर्नेंस क्विज हुआ था, उस पर इन सभी ने पुरस्कार जीता है, राकेश दुबुदू। और उसके बाद तीसरा जॉइंट पुरस्कार है, 2 लोगों को मिल रहा है, अभिषेक वशिष्ठ और पुलकित अग्रवाल। ये पुरस्कार 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया जा रहा है। तीसरा पुरस्कार गवर्नेंस क्विज में ही सराहनीय प्रदर्शन किया कुछ लोगों ने, उन्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का उन्हें मौका मिल रहा है। अरुण गोयल, आशुतोष कुमार झा, नरेश दुबुदू, ऋषभ सुरोलिया, अनुराग वशिष्ठ, कुमार श्रुतिधर, विकास कुमार। और मिलने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में एक फोटो अपॉर्चुनिटी का सौभाग्य भी इन सभी को हासिल हो रहा है। इंडिया अफ्रीका क्विज, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है निर्माण राठी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेते हुए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है विक्रम लक्ष्मीकांत ने। तृतीय पुरस्कार के हकदार हैं यश भुट्टा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब जब तंत्र को जन से जोड़ा ही गया है तो सिर्फ माईगव ही क्यों, अब पीएमओ आपके मोबाइल पर होगा, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, क्योंकि रिश्ते जब जुड़ते हैं तो कुछ हक भी बनते हैं। अब भारतीयों को हक है जानने का, राय देने का और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करने का। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया
पीएमओ मोबाइल ऐप को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय। यहाँ पर वो 6 स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ये मोबाइल ऐप डेवलप किया है। गुड न्यूज, अब प्रधानमंत्री कार्यालय रहेगा आपके साथ में, क्योंकि पीएमओ ऐप रहेगा आपके हाथ में। नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम पीएमओ ऐप, दुनिया का पहला सिटीजन सोर्स्ड ऐप। और पता है ये बनाया किसने? हमारे सिटीजन। माई गव ने गूगल के सहयोग से पीएमओ मोबाइल एप्लीकेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया। 3 फेज में हुए इस कंपटीशन के पहले फेज में मिले 50,000 आइडियाज, जिनमें से चुने गए 20 आइडियाज से बनाया गया। टॉप वॉलंटियर सिंस लास्ट 2 ईयर। प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल है, गुड गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है? कुछ लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस बैड पॉलिटिक्स है, और क्या आप गुड गवर्नेंस को रोजमर्रा की चर्चा का विषय बनाने में सफल हुए हैं? प्रधानमंत्री जी, मैं एनटीपीसी की सेवा से पिछले वर्ष रिटायर हुआ हूं। मेरा एक प्रश्न है, यह गौरव का विषय है हम भारतीयों के लिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका भारत के आम आदमी के जनजीवन पर किस प्रकार का और कब तक प्रभाव दिखना शुरू होगा? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं डॉक्टर सुचित्रा राघवाचारी, चेन्नई से। At the outset, sir, I would like to felicitate you for a fascinating 2 years of inspirational governance. I would also like to thank you, sir, for the opportunity that ordinary Indians like me have had in voicing our thoughts and in participating in the governance paradigm through the MyGov platform. I have been a regular contributor and the amazing journey has been truly gratifying. Sir, today I would like to ask you a question related to health. We often say health is wealth, but problems in health, in practice, are associated with and accompanied by problems in wealth too. How do we get past this issue? Thank you, sir. 3 अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से आए हैं। मैं सबसे पहले तो माईगॉव के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए देशवासियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में लोकतंत्र का एक सरल अर्थ ये हो गया कि एक बार वोट दे दो और फिर 5 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि बस ये तुमको दिया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है सारी समस्याओं का समाधान कर दो। और अगर 5 साल में कुछ कमी रही तो फिर वोट देकर के दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेंगे और उसको कहेंगे देखिए उसने नहीं किया, तुम कर दो। सिर्फ वोट देकर के सरकार चुनना, अगर लोकतंत्र वहां पर सीमित हो जाता है तो लोकतंत्र का जो स्पिरिट है वो कभी पनप नहीं सकता है। और इसलिए
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी वाला लोकतंत्र, ये सबसे बड़ी भारत जैसे विशाल देश में आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के कारण ये सहज संभव हुआ है। आज जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो जन भागीदारी का उत्तम उदाहरण है। लोग अपने आप, संगठन, नेता, सब लोग कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। आपका सवाल था गुड गवर्नेंस। हमारे देश में माना गया है गुड गवर्नेंस इज अ बैड पॉलिटिक्स। ये सही है कि ज्यादातर राजनीति में चुनाव जीतने के बाद सरकारों का इस बात पर ध्यान रहता है कि वे अगला चुनाव कैसे जीते, और इसलिए उनकी योजनाओं की प्रायोरिटी उसी बात पर रहती है कि भाई अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं और अधिक वोट पाने के क्या रास्ते खोजें, और उसके कारण जिस उद्देश्य से कारवां चलता है वो कुछ ही कदमों पर जाकर के लुढ़क जाता है, और उसके कारण हमारे देश में गुड गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था, हर स्टेज पर स्क्रूटिनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों के प्रति उदासीनता प्रवेश कर गई। देश में बदलाव लाने के लिए जितना महात्म्य नीतियों का है, निर्णयों का है, उतना ही महात्म्य लास्ट माइल डिलीवरी का है। आपने जो सोचा, समझा, निर्णय किया, धन लगाया, अगर उसके लाभार्थी तक वो पहुंचता नहीं है, आपने जो योजना बनाई वो योजना का अगर लाभ नहीं मिलता है तो कुछ दिनों के लिए तो वाहवाही हो जाती है कि सरकार ने अच्छा निर्णय किया, एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, हेडलाइन न्यूज भी बन जाएगी। लेकिन अगर हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे तो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च करके एक बहुत बढ़िया अस्पताल बन गया, बहुत बढ़िया इमारत बन गई, उत्तम से उत्तम संसाधन वहां लगाए गए, साधन लाए गए, टेक्नोलॉजी लाई गई, लेकिन वहां जो मरीज आता है, अगर उस मरीज को इसका लाभ नहीं मिलता है, एक कमरे से दूसरे कमरे उसको भटकना पड़ रहा है, इमरजेंसी का पेशेंट आया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना धन लगाने के बाद भी, इतना बढ़िया अस्पताल बनाने के बाद भी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, ये अरबों खरबों रुपया बेकार जाते हैं
और इसलिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इन दोनों का संतुलित संबंध रहना चाहिए, तभी जाकर के सामान्य मानवी को लाभ होता है। गुड गवर्नेंस हमारे देश में एक दुर्भाग्य है, कुछ ओपिनियन मेकर किसी पंचायत में कुछ हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, नगर पंचायत में हो गया तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, जिला परिषद में हो गया तो भी प्रधानमंत्री का जवाब मांगेंगे, नगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, महानगर पालिका में हो गया तो भी मत प्रधानमंत्री जवाब दे, राज्य में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे। पॉलिटिकली तो ठीक है, टीआरपी के लिए भी शायद ठीक होगा, और प्रधानमंत्री को तकलीफ हो वो कोई बुरी चीज नहीं है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए और मेरे जैसे को ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसका दुष्परिणाम यह होता है कि पंचायत अपनी जिम्मेवारी फील ही नहीं करता है। नगर पंचायत को लगता है मेरी जिम्मेवारी नहीं है, नगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, महानगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, राज्यों को लगता है मेरी नहीं, और उसके कारण गवर्नेंस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। गुड गवर्नेंस के लिए पहली आवश्यकता है जिसकी जो जिम्मेवारी है उससे उस जिम्मेवारी का हिसाब मांगना चाहिए, न नीचे हिसाब मांगना चाहिए न ऊपर मांगना चाहिए, सीधा सीधा उससे मांगना चाहिए, तब सुधार होगा। सुधार तब होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस एंड पीपल अवेयरनेस एंड ओपिनियन मेकर, ये बहुत आवश्यक है कि जिसकी जिम्मेवारी हो उसकी जवाबदेही हो, ये एक बहुत अनिवार्य है। दूसरा, गुड गवर्नेंस में मेरा मत है कभी कभी समस्याओं की जड़ में सरकार स्वयं होती है। मैं जानता हूं, ये मैं बोलता हूं उसके कारण क्या क्या होगा। सरकार जितनी निकल जाए उतना ही जनता सामर्थ्यवान बनेगी और जनता राष्ट्र को जो चाहिए वो दे सकती है। सरकार हर जगह पे आड़े आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से ये आदत बनी हुई है, इसको बदलना कठिन काम होने के बावजूद भी गुड गवर्नेंस के लिए ये बदलाव जरूरी है। सरकारों ने अपने आप को बदलना होगा। रुकावटें पैदा करें, जनता को बार बार हमारे पास आना पड़े, हमसे हिसाब मांगना पड़े, ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए? अब आप सिंपल सी बात है, आज जेरोक्स का जमाना हो, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम सर्टिफिकेट अटैच करने के लिए उसको आग्रह करते थे, कॉर्पोरेटर का साइन ले आओ, एमएलए का साइन ले आओ, एमपी का साइन ले आओ, तहसीलदार का साइन ले आओ। वो बेचारा साइन लेने के लिए घूमता फिरता था। हमने आकर के निर्णय किया, भाई जनता पे भरोसा करो ना, जेरोक्स मशीन है वो जेरोक्स करके भेज देता है, जब फाइनल जॉब मिलेगा तब ओरिजिनल। वो बेचारा साइन लेने के लिए घूमता फिरता था। हमने आकर के निर्णय किया, भाई जनता पे भरोसा करो ना, जेरोक्स मशीन है वो जेरोक्स करके भेज देता है, जब फाइनल जॉब मिलेगा तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख लेना, टैली कर लेना। गुड गवर्नेंस में प्रोसेस कम हो,
सामान्य नागरिक को कोई भी चीज आसानी से पता चल जाए, ये हम सहज रूप से डेवलप करने के पक्ष के हैं। ये ठीक है कि भारत सरकार को तत्काल नागरिकों से संबंध उतनी मात्रा में नहीं आता है जितना राज्यों को आता है और जितना महानगर पालिकाओं को आता है, लेकिन फिर भी अभी हमने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभियान चलाया, राज्यों के बीच कंपटीशन की कि सारे लाइसेंस के चक्र को थोड़ा कम करो भाई, सेंसिटाइज किया, उनको समझाया। और मुझे खुशी है कि देश के कई राज्य जिनको कभी हम डेवलप स्टेट नहीं मानते हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अच्छे राज्यों ने इनिशिएटिव लिया और कई प्रोसेस को छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया और टेक्नोलॉजी बेस कर दिया। गुड गवर्नेंस का अनुभव होने लगा। सामान्य मानवीय की आवश्यकता है। अभी जैसे हमने इनाम नाम की योजना बनाई है, ई मंडी, आज किसान को कितने रुपये में माल बेचना चाहिए वो कोई और तय करता था। आज टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से किसान खुद तय करेगा कि मुझे कहां बेचना है, कितने दाम से बेचना है, किसान का फायदा होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस की ये आवश्यकता है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण एक ताकत मैं मानता हूं तो वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। क्या सरकार जनता की आवाज सुनती है? सुनती है तो उस पर जिम्मेवारी के साथ रिस्पॉन्स करती है। हमारी गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है और अभी बहुत कुछ करना है। सामान्य से सामान्य नागरिक की शिकायत, ये सुनने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और टाइम फ्रेम में, निर्धारित समय सीमा में उसको उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। उसकी कठिनाइयां हैं तो उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यवस्था ने उंगली पकड़ करके उसकी मदद करनी चाहिए, उसको चुप नहीं करना चाहिए। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जितनी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मैं अभी इन दिनों हर महीने एक प्रगति का कार्यक्रम करता हूं। सभी सेक्रेटरी, सभी चीफ सेक्रेटरी राज्यों के बैठता हूं, जनता की जो बातें मेरे पास आती है मैं सीधा उनसे पूछता हूं, इश्यू एक उठाता हूं लेकिन एड्रेस पूरी सिस्टम को करता हूं। अगर किसी ने पेंशन को लेकर के शिकायत की तो पेंशन के जितने मसले हैं सब पर मैं दबाव डाल करके कहता हूं कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, टाइम फ्रेम में कैसे करोगे। तो गुड गवर्नेंस के लिए हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान गुड गवर्नेंस से होता है। दूसरा सवाल सरकार के ही एक निवृत्त अधिकारी ने पूछा था और उनका सवाल था कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये बात सही है कि बड़े देशों में भारत आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और वो भी सिर्फ हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं। दो भयंकर अकाल, ड्राउट, हमारा देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है और उसमें अगर दो लगातार अकाल हो तो कितना बड़ा संकट होता है हम समझ सकते हैं। दूसरा, पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का दौर चल रहा है। पूरी दुनिया की परचेजिंग कैपेसिटी
काफी नीचे गिर गई है। जब विश्व की अर्थरचना का ये हाल हो, भारत के भीतर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना बड़ा प्रेशर हो और ऐसी विकट परिस्थिति में 7.5% से ज्यादा ग्रोथ पाना, मैं 125 करोड़ देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उनके पुरुषार्थ और परिणाम का परिणाम है कि आज देश तेज गति से आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए अब सवाल यह है कि इस आर्थिक विकास से बदलाव क्या आता है। हम जानते हैं हमारे परिवार में अगर आज एक व्यक्ति कमाता है और 20,000 रुपये आता है तो हम परिवार कैसे चलाते हैं? उस 20,000 रुपयों में प्रायोरिटी तय करते हैं कि भाई क्या लाना, क्या नहीं लाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, सब्जी लानी कि नहीं लानी, दूध लाना कि नहीं लाना, बच्चों के लिए नए कपड़े लाना कि नहीं लाना, सोचते हैं। लेकिन परिवार में एक और व्यक्ति को कहीं रोजगार मिल जाए और 10,000 रुपया और इनकम आ जाए तो तुरंत हमारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट बदल जाता है। जैसा परिवार का है वैसा ही देश का है। अगर देश के खजाने में ज्यादा पैसा है तो ज्यादा विकास के काम होते हैं, ज्यादा विकास के काम होते हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो रोड बढ़िया बनेंगे, बड़े बनेंगे, दूर दूर तक बनेंगे, तो रोड बनाने वालों को काम मिलेगा। बनाने वालों को काम मिलेगा तो पहले वो जूते नहीं खरीदता था, अब जूते खरीदेगा। पहले वो एक टाइम खाना खाता था, अब 2 टाइम खाना खाएगा। उसके जेब में पैसा आया तो पैसा खर्च करेगा, खर्च करेगा तो पैसा फिर बाजार में आएगा, फिर बाजार में आएगा तो वो इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इसलिए सिंपल सा अर्थ कारण है, इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसे नहीं होता है।